लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए कि हम वेट कर रहे हैं द मोमेंट यू एंड आई रिकॉर्डिंग दिस शो कि भाई जी पंजाब पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या डिसीजन आता है। लेकिन मैंने साथ में जी सब ये भी कहा कि इट डजेंट मैटर टू मी, चूँकि ऐसा तो हो ही रहा है दहाइयों से। वो जो है बिल्ली चूहे का खेल तो वहाँ चलता ही रहेगा। आप कैसे देखते हैं भारत में बैठ के इस सारे मंजरनामे को? नहीं, ताहिर साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली। चूहे बिल्ली का खेल है। अब देखिए, ये दो चार ही प्लेयर हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पिछले 30-40 साल से सियासत घूम रही पाकिस्तान की ना। परवेज इलाही साहब बन जाएं तो ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो ठीक है। देखिए, आप पंजाब की छोड़ के अगर हम पूरे पाकिस्तान की देखें, तो अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो ठीक है ना, या फिर इमरान खान साहब बन जाएं तो ठीक है। प्लान इनमें से किसी के पास नहीं है कि किसी को ये है कि ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा विजन है, पहले हम ये करेंगे ये करेंगे। चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी मामला हो पाकिस्तान का जिससे पाकिस्तान आज सफर कर रहा है, नोबडी हैज अ प्लान। एक ब्लाइंड फेथ। और जैसे कि पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, हम एक बचपन में कहानी पढ़ते थे कि वो शायद जर्मनी की या कहीं की एक टाउन थी, और वहां पे बड़े चूहे थे। तो एक वो लोग बड़े परेशान थे, और चूहे इतने मोटे मोटे थे, बिल्ली से बड़े चूहे थे वहां पे। तो सब लोगों को परेशान करते थे, बच्चों को काटते थे, बड़ों को हैरान करते थे। तो एक बार एक पाइपर को बुलाया, पाइड पाइपर को, और वो पाइप अपना प्ले करता रहा, और चूहे उसके उसके पीछे भाग गए। और फिर एंड में कुछ पैसे वैसे का भी उनका हुआ। उन्होंने कि वो चूहे उसने मार दिए, लेकिन फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर उसने सारे बच्चों को अपने साथ ले गया, फिर उन्होंने पैसे दिए। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। खैर, क्रक्स ऑफ द मैटर इज, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की जो स्टोरी है वो दिखाती है कि एक बीन बजा रहा है, और उसके पीछे चूहे, लाखों करोड़ों की तादाद में चूहे उसके पीछे पीछे, बिना ये सोचे कि ये हमें मौत के कुएं में ढकेल रहा है। तो ये जो शरीफ्स को फॉलो करते हैं सब, वो भी पाइड पाइपर के पीछे चल रहे हैं। जो इमरान खान को फॉलो करते हैं वो भी, और जो जरदारी फैमिली को फॉलो करते हैं वो भी। इनमें से किसी के पास प्लान नहीं है। इनके पास अपने खानदान के लिए, अपने लिए तो प्लान है, मुल्क के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है। तो आपने जो पंजाब की बात बोली साहब की, ये शरीफ फैमिली का कोई हो, या परवेज इलाही साहब हो, कोई भी XYZ हो, करंट इनकम्बेंट हो या फ्यूचर में कोई आए, आई डोंट थिंक इट मैटर्स एट ऑल। अच्छा, एक और चीज है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब इसके पीछे और भी तो स्टेक होल्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो हरफ आखिर है और इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, और पॉलिटिशियंस हैं, और लोग वहां पे अभी गंद मचाएंगे। तो यहाँ पे तो ये चलता रहेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में। ये जो हमने देखिए, बात क्या है, जो हमने मुल्क में देखी थी अब हम सूबे में देख रहे हैं सर। यही तो फर्क है, और क्या है। उसमें भी कोर्ट्स इन्वॉल्व थी, उसमें भी और एक्टर्स थे, इसमें भी कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें भी और एक्टर्स हैं। ये चलता रहेगा तमाशा। ये तो सर्कस है सर। जी, आपने कहा ये तो सर्कस है, और इस सर्कस के जो सबसे बड़े मास्टर हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और आपने ये भी मेरे साथ बात की कि प्लान्स किसी के पास नहीं है। आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया, पार्टीज़ का नाम लिया। मेरा तो यहाँ तक कहना और मानना है कि अनफॉर्चुनेटली जो रियलिस्टिक प्लान है वो पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है, जो मास्टर्स हैं। यानी वो भी अपने ही इदारे की सर्वाइवल के लिए सोच सकते हैं, यानी जी जिसे हम कहते हैं ना, सबको अपने अपने सर्वाइवल की पड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है, वो प्लान यकीन कीजिए उनके पास भी नहीं है। इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह उठना बैठना है, किस तरह चीज़ों को डील करना है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं सब बात करके देखा, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता रहता है, तो मैं हैरान होता हूँ उनकी जो सुपरफिशियल थॉट हैं, और वो देश को चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं। तो क्या आपको भी वही फीलिंग हो रही है जो मुझे फीलिंग होती है कि प्लान तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई नहीं है? सर, आप मुल्क की बात कर रहे हैं ताहिर साहब। आप पूरे एक मुल्क की बात कर रहे हैं। 22-23-24 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क तो नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास जो प्लान है सर, ये दे डोंट इवन हैव अ प्लान फॉर वॉर। इन्होंने क्या कर दिया कि 1965 का जो वॉर है, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा विदाउट एनी थॉट। बड़े एग्रेसिव प्लान्स, और बड़े बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अलिफ लैला टाइप के प्लान बनाते हैं, फिर ये फेल हो जाते हैं इनके प्लान्स। इन्होंने यही चीज करी। इन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि अखनूर पे चढ़ दौड़ो। जब इंडियन आर्मी ने बोला कि अखनूर को छोड़ो, हम तो लाहौर जा रहे हैं,
इनका गला सूख गया। ठीक है, 1971 की बात देख लीजिए, सरेंडर होने के कुछ दिन पहले जो जनरल ए नियाजी थे वो कह रहे थे कि वी विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड वी कैन विन दिस वॉर। वो और झूठ बोल रहे थे। झूठ भी क्या बोल रहे थे, उनके दिमाग ही खराब है सर। दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। कारगिल का देख लीजिए, मैं आपको 2-3 वाकया बता देता हूं। कारगिल में भी क्या प्लान क्या था इनका मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि कारगिल की लड़ाई, ठीक है, हमारे तो 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है, और पर मुझे आज फिर इनकी बात समझ में नहीं आई कि कारगिल में परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका पेट प्रोजेक्ट था, उसका एम क्या था? ना ये हाईवे वाला इंफा को ब्लॉक कर पाए, ना सियाचिन को कट ऑफ कर पाए, ना कश्मीर को आजाद कर पाए। इन्होंने लड़ाई लड़ी क्यों? और जो कहते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया को ये कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना था, तो कश्मीर में अटैक करते, लद्दाख गलत जगह अटैक कर दिया इन्होंने लद्दाख में। और इंटरनेशनलाइज क्या हुआ? सब लोगों को इमेजेस क्या याद हैं? यही तो इमेज याद है कि वहां पर नवाज शरीफ गया और भीख मांग रहा है बिल क्लिंटन के सामने। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, अरे वो छोड़िए, वो तो मुल्क चलाने वाली बात होता है सब। वो तो ठीक है, हम एक बात कह सकते हैं कि चलो फौजी हैं, मुल्क चलाना नहीं आता, जबकि इनको एक्सपीरियंस ज्यादा है सियासतदानों से मुल्क चलाने की। एक कह सकते हैं कि बाय ट्रेनिंग देयर सोल्जर्स, ये सोल्जरिंग भी ठीक से नहीं कर रहे। मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये सोल्जरिंग ठीक से नहीं कर रहे। हर एक लड़ाई जो है, मैं आपको बता देता हूं, और जो पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे होंगे, और जो अपने आर्मी के बारे में बड़ा पॉजिटिव है और जो कहते रहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है और ISI वर्ल्ड की नंबर 1 ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कहते रहते हैं बीच बीच में अपने आप को होश करने के लिए। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं साहब कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। हर एक युद्ध का एक लक्ष्य होता है, एम, कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम यहां से जाएंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एंड में हम ये अचीव करेंगे। दिस इज आवर एम। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा, अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा जो आप सोच के चले थे, फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप लड़ाई जीत गए, आप जंग जीत गए? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कारगिल में? आपका 1965 में क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑपरेशन चंगेज खान जब आपने लॉन्च करा था 1971 में 2 दिसंबर को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? और अभी तक आई एम अ वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, आज तक मुझे पाकिस्तानी फौज का ऑब्जेक्टिव की समझ में नहीं आया कि असल में चाहते क्या हैं ये लोग। और जब चाहते हैं, इतना पूरे रिसोर्सेस पूरे मुल्क के इनके पास हैं, दे ओन एन एंटायर कंट्री। बड़ी मशहूर कहावत है कि कंट्रीज हैव एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। वो पुरानी घिसी पिटी कहावत है, लेकिन इट्स वेरी ट्रू। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब इनके पास सब कुछ है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, पूरा मुल्क इनके नाम लिखा हुआ है, ये फिर अपना काम नहीं कर पा रहे। बेसिक सोल्जरिंग, बेसिक वॉर फाइटिंग में दे हैव बीन फेलिंग टाइम एंड अगेन। और फिर बातें लंबी लंबी करते हैं कि साहब हमने मुल्क की दिफा कर दी और यौम दिफा मनाएंगे और ये फलाना ढिमका। कहां दिफा कर दी इन्होंने क्या करा जब 370 पैसे से हटा था? कुछ कर पाए ये लोग? नहीं कर पाए, कुछ चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेजा सर कश्मीर। एक इन्फेंट्री सेक्शन 10 लोगों का होता है, उन्होंने वो तक तो भेजा नहीं। और लंबी लंबी इनसे छुड़वा लीजिए। मतलब ये सारी ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे अचीवमेंट जीरो है पाकिस्तानी फौज की। मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूं। मिलिट्री अचीवमेंट्स, हाँ ठीक है, इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी होगी अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेररिस्ट के खिलाफ, जो ऑपरेशंस करे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं भारत के खिलाफ जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, सारी की सारी जंगें इनकी भारत के साथ ही हुई हैं। और सब में इनके हाल देख लीजिए। आ जाते हैं बड़े मूंछों पे ताव देके, गाजी आ रहे हैं घोड़े पे काफिरों को मारने के लिए, एंड में फिर इनके घोड़े चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, ये जमीन पे खड़े रह जाते हैं। पता नहीं इनकी क्या स्टोरी है। मैं आई हैव नॉट इवन बीन एबल टू अंडरस्टैंड सर। तो मुल्क की बात तो दूर, इनको फौज चलाना नहीं आता, तो मुल्क तो पता नहीं कभी चलाएंगे। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.